A very good morning to all the participants of this webinar. From DTRTI Lucknow, I am Arvind Mishra, Deputy Director, and we are going to study capital gains today, income under the head capital gains. And we are starting with section 54B because we have completed up to section 54. 54A is already deleted. So we will be doing starting with section 54B today. And section 54B कहता है कि कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। जब कोई लैंड ट्रांसफर होता है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है तो चंद केसेस में उस पर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होता है और इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। 54B ये कहता है 54B1 is that subject to the provisions of subsection where the capital gain arises from the transfer of a capital asset being land, which in the 2 years immediately preceding the date on which the transfer took place was being used by the assessee, being an individual or his parent, or HUF for agricultural purposes. जब कैपिटल गेन ऐसे कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज हो रहा है जो कि लैंड है, तो जिस तारीख को ट्रांसफर हुआ था उस तारीख से 2 साल पहले उसको वो 2 साल पहले से वो इस्तेमाल होता रहा है एसएससी के द्वारा एग्रीकल्चर पर्पस से। और यहाँ पे एग्रीकल्चर एसएससी होना चाहिए इंडिविजुअल या उनके पेरेंट्स या जो एचयूएफ है उनकी, उसके द्वारा वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस से इस्तेमाल होता रहा होना चाहिए और जिसको कि हम ओरिजिनल एसेट कहेंगे, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज ओरिजिनल एसेट। एंड द एसएससी हैज विदिन अ पीरियड ऑफ 2 years after that date purchased any other land for being used for agricultural purposes. और उस तारीख के बाद यानी ट्रांसफर की तारीख के बाद 2 साल के पीरियड के अंदर एक ऐसा लैंड खरीदा है जो जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए होना है। Then instead of the capital gain being charged to income tax as income of the previous year, तो उस केस में जो कैपिटल गेन चार्ज करने के बजाय उस प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें वो ट्रांसफर हुआ था उससे डील किया जाएगा निम्नलिखित प्रकार से। इट शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन। यानी उसको टैक्स के लिए कैपिटल गेन्स को टैक्स के लिए चार्ज करने के बजाय जो निम्नलिखित तरीका है उस तरीके से उसको डील किया जाएगा। निम्नलिखित जो प्रावधान है उनके अनुसार उसको डील किया जाएगा। तो सबसे पहले है, if the amount of capital gain is greater than the cost of the land so purchased, अगर कैपिटल गेन का अमाउंट लैंड जितने प्राइस का खरीदा गया था एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उससे ज्यादा है, hereinafter refer to as a new asset, जिसको हम न्यू एसेट कहेंगे इसके बाद। तो जहां पे गेन की मात्रा ज्यादा है कॉस्ट ऑफ लैंड के यानी कि पूरा का पूरा कैपिटल गेन जहां पर लैंड परचेज करने के लिए नहीं लगाया, the difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under section 45. तो उस केस में जो भी डिफरेंस है कैपिटल गेन का और उस लैंड का जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, उसके बीच में जो भी डिफरेंस है उसको टैक्स कर लिया जाएगा एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में जिसमें वो ट्रांसफर हुआ है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एसेट एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम इट्स ट्रांसफर। और अगर हमको उस न्यू एसेट के केस में कैपिटल गेन निकालना हो within a period of 3 years of its purchase,
अगर वो नया एसेट यानी वो जो लैंड है जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए खरीदा गया है, अगर वो जो लैंड 3 साल में अपने परचेज से 3 साल के अंतर्गत अगर बेच दिया जाता है, तो उस पर उस न्यू एसेट पे कैपिटल गेन जब हम निकालेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है उसकी निल लेंगे। यानी कॉस्ट अगर हम उसकी निल ले लेंगे तो एक तरह से ये हुआ कि जहां उसकी एक सर्टन कॉस्ट थी, कॉस्ट को हम नकार रहे हैं, यानी कैपिटल गेन हमारा बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी एसएससी जो कि यहाँ पे दिया किया है उसको इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर उस एसएससी को अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो एचयूएफ होना चाहिए या उसके पेरेंट्स होने चाहिए। और वो अगर अगर एसएससी के पेरेंट्स या एसएससी के एचयूएफ जो है वो जो लैंड को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अगर यूज कर रहे हैं और वो लैंड अगर एसएससी की ओनरशिप में है और एसएससी उसको ट्रांसफर करता है और उसके बाद वो 2 साल के अंदर एक दूसरा लैंड खरीद लेता है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो उस पर कैपिटल गेन माफ कर दिया जाता है और केवल वही राशि टैक्स होती है जहाँ तक कि वो जो कॉस्ट है नए लैंड की वो कैपिटल गेन से जिस हद तक की कम थी, यानी कैपिटल गेन ज़्यादा था, लैंड की कॉस्ट कम थी, तो जो डिफरेंस है उसी को टैक्स करते हैं। जो कैपिटल गेन अराइज हुआ पूरा का पूरा उसको टैक्स नहीं करते हैं। लेकिन जो नया एसेट खरीदा गया अगर वो भी बेच दिया जाता है 3 साल के अंदर उसके परचेज से, तो फिर उस न्यू एसेट की कॉस्ट को निल ले लिया जाएगा। एक तरह से ये हुआ कि तब ज़्यादा कैपिटल गेन हो सकता है उसको देना पड़ जाए। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में तो ये था कि अगर कैपिटल गेन ज़्यादा है न्यू एसेट के वैल्यू से। पार्ट 2 में आ रहा है अगर कैपिटल गेन का अमाउंट बराबर है या कम है न्यू एसेट की कॉस्ट से। एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जितना कैपिटल गेन था पूरा का पूरा न्यू एसेट में लगा दिया गया है और उसके अलावा भी कोई राशि इन्वेस्ट कर दी गई है न्यू एसेट में। द कैपिटल गेन शैल नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 45। तो ऐसी केस में कैपिटल गेन सेक्शन 45 में बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। And for the purposes of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of 3 years of its purchase। और अगर वो जो नया एसेट है वो परचेज के 3 साल में बेच दिया जाता है और उस पर हमको अगर कैपिटल गेन निकालना होगा तो जो भी उसकी कॉस्ट थी उसको हम कैपिटल गेन से रिड्यूस कर देंगे। यानी कि एक तरह से ये हुआ जो उसकी लैंड की कॉस्ट आई थी, हमने कुछ तो ये हुआ कि कुछ तो जो हमारा कैपिटल गेन था वो हमने लैंड में लगा दिया था। बाकी जो बचा हुआ बाकी जो बची हुई कॉस्ट है उस न्यू एसेट की जो हमने नई निवेशित की है न्यू एसेट में, अब वो एसेट की कॉस्ट बन जाएगी अगर उस एसेट को 3 साल में उसको बेच दिया जाता है तो। और अगर उसको 3 साल में नहीं बेचा जाता है और 3 साल के बाद बेचा जाता है उसको, तो क्या पोजीशन बनती है? तो उस केस में वो जो उसकी जो जो कॉस्ट थी उस वही उसकी ले ली जाएगी एज अ एज द कॉस्ट। नहीं, इनफैक्ट उसका कुछ भी नहीं लिया जाएगा एज कॉस्ट, बिकॉज उसकी कॉस्ट एक तरह से वो नील हो गई। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट वंस अगेन टू यू कि पार्ट 2 में जो दिया हुआ है, पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि अगर कैपिटल गेन की मात्रा न्यू एसेट की कॉस्ट से कम है, कहने का मतलब ये कि अगर पूरा का पूरा कैपिटल गेन न्यू एसेट में लगा दिया गया है, उसके अलावा भी न्यू एसेट में कोई कुछ और भी निवेश कर दिया गया है, तो उस केस में जो भी राशि कैपिटल गेन जो भी राशि नई लगाई गई है उस न्यू एसेट में, तो वो जो राशि है वो कॉस्ट मान ली जाएगी। द कॉस्ट जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे हम कैपिटल गेन को घटा के जो बचे हुई कॉस्ट, उस बची हुई कॉस्ट को हम कॉस्ट ले लेंगे अगर 3 साल के अंतर्गत वो एसेट बेचा जाता है तो।
तो ऑब्वियस बात यह है कि अगर 3 साल के बाद वो एसेट बेचा जाएगा, तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी पूरी की पूरी, वो उसको अलाउ कर दी जानी चाहिए। अगर वो न्यू एसेट बिकता है तो। अब आते हैं 54B(2) पर। The amount of the capital gain which is not utilized by the assessee for the purchase of the new asset, जितना कैपिटल गेन उसने assessee ने नए एसेट के खरीद में लगाया नहीं था, बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। अब ड्यू डेट आ गई 139 की रिटर्न फाइल करने की, लेकिन जितना भी उसको कैपिटल गेन हुआ था पूरा का पूरा उसने नए एसेट में अभी अप्लाई नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी वो पैसा दिया नहीं गया, अभी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो जो बाकी जो बचा पैसा है जो अभी यूटिलाइज नहीं हुआ कैपिटल गेन्स में से, तो उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। shall be deposited by him before furnishing such return, and such deposit being made in any case not later than the date than the due date applicable in the case of the assessee for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139। तो वो जो अमाउंट है कैपिटल गेन का, उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा एक ऐसे अकाउंट में, इन एन अकाउंट इन एनी सच बैंक और इंस्टीट्यूशन, जिसको स्पेसिफाई किया जाएगा, और उस अकाउंट में से उसको यूटिलाइज किया जाएगा एक स्कीम के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई होगी, और जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कर दिया गया रहा होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिए एक स्कीम बनाएगी और फ्रेम करेगी, और उसको नोटिफिकेशन उसका ऑफिशियल गैजेट में करेगी। तो ये नोटिफिकेशन किया गया है, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम उसका नाम है, और उसमें बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अकाउंट खोलते हैं जिसमें ये पैसा जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन में से उसको वहां पे डिपॉजिट किया जाता है और वहां से उसको यूटिलाइज किया जाता है। एंड सच रिटर्न शैल बी अकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ सच डिपॉजिट। और जब रिटर्न फाइल की जाएगी तो उसको डिपॉजिट के प्रूफ के साथ उसमें लगाया जाएगा। And for the purposes of subsection 1, the amount, if any, already utilized by the assessee for the purchase of new asset, together with the amount so deposited, shall be deemed to be the cost of the new asset। तो जब रिटर्न भरते वक्त क्या होगा, हमको कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट अगर निकालनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट निकालने के लिए जो अमाउंट ऑलरेडी एसएससी ने यूटिलाइज कर लिया है, और प्लस ये जो अमाउंट है जो उसने डिपॉजिट कर दिया है, इस पूरी राशि को कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट में ले लिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ये राशि डिपॉजिट नहीं होती है, तो एसएससी को कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस जिस हद तक की राशि डिपॉजिट नहीं होगी, तो वो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में नहीं आएगी। और अगर न्यू एसेट खरीदा नहीं गया, दैट मीन्स कि जो कैपिटल गेन है वो न्यू एसेट में नहीं लग पाया, और जिस हद तक कैपिटल गेन न्यू एसेट में नहीं लगा हुआ माना जाएगा, उस हद तक वो टैक्स हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमको कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इस पर्पस के लिए चाहिए होती है कि ये पता लगाने के लिए कि पूरा पूरा कैपिटल गेन न्यू एसेट में लगा है कि नहीं लगा है, तो उसका जो कैलकुलेशन है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का, वो इस प्रकार से किया जाता है कि न्यू एसेट की कॉस्ट में हम जोड़ देते हैं, मतलब यूटिलाइज्ड अमाउंट में हम अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो डिपॉजिटेड अमाउंट है कैपिटल गेन स्कीम के तहत, उसमें वो जोड़ देते हैं। तो कुल मिला के जो कॉस्ट है न्यू एसेट की वही बन जाती है जो कि होनी चाहिए। अब इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो कैपिटल गेन है उसको पहले कंप्यूट किया जाएगा, और जितनी भी राशि कैपिटल गेन की आ रही है उसी में से अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को डिपॉजिट करना जरूरी होगा। और कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन सेक्शन 48 के अनुसार होगा। Provided that if the amount deposited under this subsection is not utilized wholly or partly for the purchase of a new asset within the period specified, जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में, अगर उसको जो पीरियड स्पेसिफाइड यानी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसमें अगर वो नया एसेट नहीं परचेज किया जाता है या पार्टली नहीं यूटिलाइज होता है अमाउंट फॉर द परचेज, तो जिस हद तक वो यूटिलाइज नहीं होता उसके साथ क्या किया जाएगा, नंबर 1,
The amount not so utilized shall be charged under Section 45 as the income of the previous year in which the period of 2 years from the date of the transfer of the original asset expires. जो ओरिजिनल एसेट है उसकी डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल का पीरियड जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपायर हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स कर लिया जाएगा अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को। उसके बाद द एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ सच अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अफोरसेड। और जिस अमाउंट को इस प्रकार से यूटिलाइज नहीं किया गया एसएससी उस अमाउंट को फिर वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को वो अपने विड्रॉ कर सकता है उस अकाउंट में से और उसका जो कैपिटल गेन है वो उसी के अनुसार कम हो, कैपिटल गेन का जो बेनिफिट है वो उसी के अनुसार कम हो जाएगा क्योंकि अगर उसने यूटिलाइज नहीं किया जितना अमाउंट वो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है दैट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट और वो इनफैक्ट वो चार्ज हो जाएगा उसी साल में जिस साल में वो उसको वो अनयूटिलाइज रह जाता है। यानी जब 2 साल पूरे हो जाते हैं और वो अमाउंट अनयूटिलाइज रह जाता है तो 2 साल के बाद जब जो भी प्रीवियस ईयर आता है उसमें वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट टैक्स हो जाएगा एज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सो 54B प्रोविजन इसलिए बनाया गया है अगर हम इसको समराइज करें कि जिन लोगों के पास ऐसा लैंड है जो कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है और उसको जब वो ट्रांसफर करते हैं और उसके एवज में 2 साल के अंदर वो कोई और लैंड ले लेते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए तो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अगर लैंड को ट्रांसफर किया जा रहा है और उसके एवज में दूसरा लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ही ले लिया जा रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स उस हद तक नहीं लिया जाएगा जिस हद तक वो कैपिटल गेन का अमाउंट जो है वो यूटिलाइज कर लिया गया है इस नए एसेट के खरीद में विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ये एक बेनिफिट ऑफर किया गया है लोगों को जो एग्रीकल्चर लैंड की सेल करते हैं और उसके बाद वो दूसरा एग्रीकल्चर लैंड 2 साल में खरीद के कैपिटल गेन्स टैक्स से बच सकते हैं। उसके बाद आते हैं 54B के बाद वी कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन 54C। 54C has been omitted. We come to the next section 54D. I hope the section is visible to you all and my voice is also clear. Section 54D बात कर रहा है capital gain on compulsory acquisition of lands and buildings not to be charged in certain cases. Compulsory मतलब जबरन जो सरकार के पास ये पावर रहता है कि वो लैंड और बिल्डिंग को पब्लिक इंटरेस्ट में अक्वायर करती है अख्तियार करती है। मान लीजिए कोई रोड बनानी है या कोई रेलवे बनानी है या कोई पावर स्टेशन बनाना है कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम अगर किसी लैंड पे करना है तो उस पब्लिक इंटरेस्ट के काम के लिए कंटिगुअस लैंड यानी कनेक्टेड लैंड जुड़ा हुए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी और अगर सब लोग सारा लैंड ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जो जनता के हित में जो कार्य हैं वो हो नहीं पाएंगे लार्ज स्केल पे। तो बड़ी मात्रा में बड़े स्केल पर जब भी कोई काम ऐसे सरकार करती है तो कई बार ये ज़रूरत आ पड़ती है कि वो लैंड और बिल्डिंग को एक्वायर करेगी। मान लीजिए कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो जनता के बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है और वो बड़ा प्रोजेक्ट है बीच में उस जहाँ पे बनाया जा रहा है यहाँ जहाँ वो प्रस्तावित हो रहा है वहाँ पे किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन का या किसी सिटीजन का लैंड बीच में आ रहा है और इसलिए जनता के हित में सरकार के पास ये पावर रहता है कि उस लैंड को वो अक्वायर कर ले। डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज़्यादा और भी इस्तेमाल होने की ज़रूरत होती क्योंकि वहाँ पे आगे बहुत डेवलपमेंट विकास करना आवश्यक है और वहाँ पर इसीलिए कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड एंड बिल्डिंग का कई बार किया जाता है सरकार के द्वारा। तो जब भी कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाता है तो सरकार उसके एवज में मुआवजा देती है। तो जब मुआवजा दे देती है सरकार तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का लैंड या बिल्डिंग था वो ट्रांसफर हो गया सरकार को और उसके एवज में उसको मुआवजा मिला तो वहां पर कभी कभी कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा क्योंकि जो भी कॉस्ट थी वो कम थी अब जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे सरकार कंपल्सरी एक्विजिशन करती है वहाँ पे एक बेनिफिट भी ऑफर कर रही है
इन फॉर्म ऑफ सेक्शन 54D कि किस हद तक का कैपिटल गेन किन किन कंडीशंस में टैक्स नहीं होगा, ये सेक्शन 54D में डेलिनेटेड है। तो लेट अस सी कि व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 54D. Now section 54D says in subsection 1 that subject to the provisions of subsection 2, where the capital gain arises from the transfer by way of compulsory acquisition under any law of a capital asset being land or building, or any right in land or building forming part of an industrial undertaking belonging to the assessee, which in the 2 years immediately preceding the date on which the transfer took place was being used by the assessee for the purposes of the business of the said undertaking, hereafter in this section referred to as the original asset, and the assessee has within a period of 3 years after that date purchased any other land or building or any right in any other land or building or constructed any other building for the purposes of shifting or re-establishing the said undertaking or setting up another industrial undertaking, then instead of the capital gain being charged to income tax as the income of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt with in accordance with the following provisions of this section. तो इसमें जो मुख्य बात की जा रही है वो ये है कि जब भी कैपिटल गेन अराइज होता है, जब ट्रांसफर ऐसा होता है जो कंपल्सरी एक्विजिशन के द्वारा किया जा रहा है किसी भी लॉ के तहत, और उसमें कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है जो कि लैंड या बिल्डिंग है, या उस लैंड या बिल्डिंग में कोई भी राइट अगर ट्रांसफर हो रहा है, जो लैंड और बिल्डिंग एक बड़े इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी किसी ने मान लीजिए अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगा रखी थी और उसमें एक लैंड या बिल्डिंग था, या लैंड या बिल्डिंग में कोई राइट था एसएससी का। अब ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है ये भी एसएससी को बिलोंग कर रहा था, तो विच इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, और जब ट्रांसफर उसका होता है सरकार को, उससे 2 साल पहले उसका इस्तेमाल हो रहा था, उसके 2 साल पहले से उसका इस्तेमाल हो रहा था एसएससी के द्वारा उस अंडरटेकिंग के, यानी उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पज से इस्तेमाल हो रहा था, और इस लैंड या बिल्डिंग को हम ओरिजिनल एसेट बोलेंगे। और एसएससी ने 3 साल के पीरियड में अगर उस तारीख से जब उसका लैंड एक्वायर किया गया कंपल्सरी एक्विजिशन के तहत, within the period of 3 years after that date assessee has purchased any other land or building, assessee ने अगर कोई और लैंड या कोई और बिल्डिंग को परचेज किया है, और एनी राइट इन एनी अदर लैंड और बिल्डिंग, या कोई और लैंड या बिल्डिंग में कोई राइट परचेज किया है, या कोई और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है कि उसको शिफ्ट करना है या अपने अंडरटेकिंग को रीएस्टैब्लिश करना है, या उसको एक नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप करना है, और उसके लिए 3 साल के अंतर्गत उसने एक दूसरा लैंड या बिल्डिंग कोई परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया या कोई राइट उसने अख्तियार कर लिया, तब इसके बजाय कि हम कैपिटल गेन को चार्ज करें, हम उसको इस प्रकार से डील करेंगे जैसे इसके आगे आने वाले सेक्शन में लिखा हुआ है। तो अगर इसको समराइज करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन में कोई ऐसा लैंड या बिल्डिंग अख्तियार कर लिया गया है, या कोई ऐसा राइट लैंड या बिल्डिंग का अख्तियार कर लिया गया है जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था, और उसके अख्तियार करने के 3 साल के अंदर एसएससी जो है उसको अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट करना है, क्योंकि वो तो सरकार ने अख्तियार कर लिया वो लैंड या बिल्डिंग जहाँ उसकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, तो औद्योगिक कार्य हो रहा था। अब औद्योगिक कार्य को किसी नई जगह करने के लिए या किसी नए औद्योगिक कार्य को करने के लिए 3 साल में अगर एसएससी कोई दूसरा लैंड या बिल्डिंग या कोई राइट उसमें या कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता है बिल्डिंग का किसी और जगह पे, तो उस केस में जो कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा वो इसके आगे आने वाले प्रावधानों के अनुसार कंप्यूट किया जाएगा। तो लेट अस सी कि ये कंप्यूटेशन किस प्रकार से हो रहा है। 1.
If the amount of capital gain is greater than the cost of the land, building, or right so purchased, or the building so constructed, such land, building, or right being hereafter in this section referred to as the new asset. The difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under section 45 as the income of the previous year, and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of 3 years of its purchase or construction, as the case may be, the cost shall be nil. इसके पहले के प्रावधान से मिलता जुलता प्रावधान है कि अगर कैपिटल गेन जो उस लैंड या बिल्डिंग या जो भी एसेट था उसके ट्रांसफर पे जो आया था कैपिटल गेन, अगर वो कैपिटल गेन ज़्यादा है जो नया एसेट एसएससी ने खरीदा है 3 साल के अंतर्गत उसके मुकाबले में, तो कहने का मतलब है कि पूरा कैपिटल गेन अगर नए एसेट में नहीं इन्वेस्ट हुआ तो जो भी डिफरेंस था यानी जिस हद तक वो नहीं इन्वेस्ट हुआ वो टैक्स कर लिया जाएगा सेक्शन 45 में। और उसके बाद अगर जो नया एसेट खरीदा गया है वो नया एसेट अगर 3 साल में बेच दिया जाता है, 3 साल के अंदर अगर बेच दिया जाता है तो उस केस में उस नए एसेट का कॉस्ट निल ले लिया जाएगा। तो देयर इज अ डिसइंसेंटिव हियर कि वो जो नया एसेट खरीदा जा रहा है वो 3 साल में ना बेचा जाए, नहीं तो उसका कॉस्ट निल ले लिया जाएगा। उसके बाद और एक तरह से कहने का मतलब ये होगा अगर वो नया एसेट 3 साल के बाद बेचा जाता है तो जो भी उसका एक्चुअल कॉस्ट था वो ले लिया जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि अगर कैपिटल गेन जो था वो कम था नए एसेट की कॉस्ट से, यानी ओरिजिनल एसेट में जो कैपिटल गेन आ रहा है उसकी मात्रा कम है, ओरिजिनल एसेट की वैल्यू नहीं है ये, या ओरिजिनल एसेट का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है हमको। ओरिजिनल एसेट पे पहले हमको कैपिटल गेन निकालना है और कैपिटल गेन निकालने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से हमको माइनस करने पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा। तो जब माइनस करने के डिडक्शन जो 48 सेक्शन में अप्लाई किए जा रहे हैं, अलाउ किए जा रहे हैं, वो सब लगाने के बाद जब कैपिटल गेन आ जाएगा तब देखा जाएगा कि अगर ये कैपिटल गेन नए एसेट की कॉस्ट के मुकाबले में क्या कम या उसके बराबर है। अगर ऐसा है इसका मतलब पूरा का पूरा कैपिटल गेन नए एसेट में इन्वेस्ट कर दिया गया है, तो सेक्शन 45 में ओरिजिनल एसेट पे कोई भी कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। और अगर ये नया एसेट बिक्री होता है 3 साल के अंतर्गत ट्रांसफर उसके नए एसेट के परचेज करने के 3 साल के अंतर्गत तो उस नए एसेट पर जब हम निकालने को जाएंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट, तो उस केस में उस न्यू एसेट की कॉस्ट ऐसे निकलेगी कि जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें से हम कैपिटल गेन जो था वो रिड्यूस कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी राशि कैपिटल गेन की नई एसेट में नहीं लगी थी, यानी कि कैपिटल गेन के अलावा कोई नई राशि जो भी लगी थी उस नए एसेट में, उस नई राशि को हम कॉस्ट देंगे उस एसेट के लिए। और पिछले प्रावधान से मिलता जुलता प्रावधान फिर से, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पूरी राशि यूटिलाइज होनी है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स। उसके लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए जो अनयूटिलाइज राशि है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा एसएससी को अपने रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले। और जितनी राशि उस तरह से उसने इन्वेस्ट कर दी है उस कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंतर्गत खोले गए बैंक या इंस्टीट्यूशन में खाते में जो डाल दी है, प्लस जो यूटिलाइज राशि है वो कुल मिला के जितनी राशि आएगी इस प्रकार से वो राशि को हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लेंगे। और बशर्ते ये कि अगर अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया था इस सेक्शन में उसको यूटिलाइज अगर नहीं किया जाता है एसएससी के द्वारा, जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है, यहाँ पर वो 3 साल का पीरियड स्पेसिफाइड है, तो जो भी अमाउंट यूटिलाइज नहीं होता है उसको सेक्शन 45 में उस साल चार्ज कर लिया जाएगा जिस साल में वो 3 साल का पीरियड खत्म हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद एसएससी उस राशि को विड्रॉ कर सकता है 3 साल खत्म होने के बाद, जो क्योंकि उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया था। तो इसके साथ हमारा 54D सेक्शन
खत्म हो जाता है और उसके बाद हम लोग आते हैं 54E पर। अब 54E है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको कि एग्जाम्प्ट किया जा रहा है और जहां वहां पे कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा। तो लेट अस सी 54E1 में कहा जा रहा है कि where the capital gain arises from the transfer of a long-term capital asset before the first day of April 1992, the capital assets so transferred being hereafter in this section referred to as the original asset, and the assessee has within a period of 6 months from the date of such transfer invested or deposited the whole or any part of that consideration in any specified asset, such specified asset being hereafter in this section referred to as the new asset. The capital gain shall be dealt with in accordance with the following provisions of this section, that is to say, सबसे पहली बात जो सबसे सामने नजर आ रही है, ये प्रावधान 1 अप्रैल 1992 के बाद अब फोर्स में नहीं है। यानी कि ये प्रावधान जो है 1 अप्रैल 1992 से पहले फोर्स में था। जब कोई प्रावधान को खत्म करना होता है तो इस तरह के शब्द डाल दिया जाता है, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1992 ये डाल दिया। इससे ये हो गया कि उस तारीख से पहले ये प्रावधान चलेगा और उसके बाद ये प्रावधान अब नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी इसको जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें प्रावधानित क्या किया गया था, सो दैट वी नो कि व्हाट वाज डन टिल अप्रैल 1992। पुराने केस पर तो यह वैलिड हो ही जाएगा। तो इसको शॉर्ट में समझते हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि जब भी कैपिटल गेन किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज हो रहा है, यानी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो जो कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर किया गया 1 अप्रैल 1992 से पहले और उसमें कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ और असेसी ने 6 महीने के अंतर्गत उस ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंतर्गत उसने स्पेसिफाइड एसेट्स में उस इन्वेस्ट कर दिया या डिपॉजिट कर दिया जो भी कंसिडरेशन उसको मिला, होल और एनी पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन इन एनी स्पेसिफाइड एसेट। तो यहाँ नेट कंसिडरेशन वर्ड यूज किया गया था उस टाइम पे और इसको इसके बारे में आगे आएगा। लेकिन नेट कंसिडरेशन जो भी उसको मिला, यानी जो उसको पैसा मिला उसमें जो कुछ खर्चे हुए होंगे, तो वो नेट कंसिडरेशन जो उसको मिला वो नेट कंसिडरेशन उसने उसका एक पार्ट या पूरा नेट कंसिडरेशन अगर किसी स्पेसिफाइड एसेट में यूज कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो जो कैपिटल गेन है वो इस प्रकार से डील किया जाएगा कि अगर उस न्यू एसेट की जो कॉस्ट है वो कम नहीं है नेट कंसिडरेशन से, यानी कि जो नेट कंसिडरेशन मिला कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट उससे ज्यादा है या बराबर है, यानी कि पूरा पूरा नेट कंसिडरेशन न्यू एसेट में लग गया है, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। और अगर न्यू एसेट की कॉस्ट कम है नेट कंसिडरेशन से, यानी कि पूरी पूरी मात्रा जो नेट कंसिडरेशन की मिली थी वो न्यू एसेट में इन्वेस्ट नहीं हुई है, तो so much of the capital gain as bears to the whole of the capital gain the same proportion as the cost of the acquisition of the new asset bears to the net consideration shall not be charged under section 45। तो क्या नहीं चार्ज होगा सेक्शन 45 में, उसको अगर हम x ले लें तो so much of the capital gain in x bears to the whole of the capital gain upon the entire capital gain, okay, x upon entire capital gain should be equal to cost of acquisition of the new asset upon the net consideration। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है x अपॉन दी कैपिटल गेन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट कंसिडरेशन। इससे जो x की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल नॉट बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 45, यानी इट विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 45। तो यहाँ एक प्रोपोर्शन लिया जा रहा है और बशर्ते ये कि इन ए केस वेयर द ओरिजिनल एसेट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 28 डे फरवरी 83 और अगर वो 83 के बाद ट्रांसफर होता है तो प्रोविजन से सबसेक्शन के अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि एसएससी ने इन्वेस्ट या डिपॉजिट नहीं कर दिया हो पूरी की पूरी राशि या कोई भी नेट कंसिडरेशन का पार्ट किसी न्यू एसेट में इनिशियली सब्सक्राइब करके किसी न्यू एसेट, मतलब उसको इनिशियल सब्सक्रिप्शन जो न्यू एसेट का है
वो करना पड़ेगा स्पेसिफाइड एसेट। तो इसके लिए सबसे पहले समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन से वो स्पेसिफाइड एसेट थे जिसमें इन्वेस्टमेंट करने को सरकार एनकरेज कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी। लेकिन उसके पहले हम एक और प्रावधान को पढ़ लेते हैं कि बशर्ते ये कि एक ऐसे केस में जहाँ पर जो ओरिजिनल एसेट का ट्रांसफर हुआ है वो कंपल्सरी एक्विजिशन से अगर हुआ है किसी भी लॉ के तहत, और जो फुल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन जो भी अवार्ड हुआ है उस एक्विजिशन के लिए वो असेसी को प्राप्त ही नहीं हुआ था जब ट्रांसफर हुआ, तो जो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है वो ऐसे कॉम्पेंसेशन केस में जो नहीं प्राप्त हुआ था पीरियड ऑफ ट्रांसफर पे, वो तब से कैलकुलेट किया जाए, वी रेकन उस तारीख से लिया जाएगा फॉलोइंग द डेट ऑन व्हिच सच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। ये 6 महीने का पीरियड जो है उस तारीख से लिया जाएगा जब वो उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है, या 31 मार्च 1992 ले लिया जाएगा जो भी उसके पहले है। तो 31 मार्च 1992 इसलिए क्योंकि यह प्रावधान खत्म करना था, तो इसलिए 31 मार्च 1992 लास्ट डेट एक डाल दी गई कि भाई ये 6 महीने का पीरियड जो है 31 मार्च 1992 तक हम लोग अलाउ करेंगे, उसके बाद फिर ये हम अलाउ ही नहीं करेंगे 6 महीने का पीरियड जिसमें कि स्पेसिफाइड एसेट में एसएससी इन्वेस्ट करता है अपने नेट कंसिडरेशन को। और जो स्पेसिफाइड एसेट है वो क्या है? वो है गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, या जो गवर्नमेंट के जो एनएससी वगैरह सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, यूटीआई के जो यूनिट्स हैं, या ऐसे डिबेंचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ 80L12, या कोई इंडियन कंपनी में शेयर्स हैं विच आर इशूड टू द पब्लिक और आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को सरकार उस टाइम पे एनकरेज करती थी, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। और या फिर कोई एलिजिबल इशू है शेयर कैपिटल का जो कि जिसमें वो इन्वेस्ट करता है, या कोई ऐसे डिपॉजिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं, तो ये सारे स्पेसिफाइड एसेट थे जिसमें स्टेट सरकार एनकरेज करती थी इन्वेस्टमेंट को, और इसलिए इस तरह से प्रावधान किया गया था कि जो लोग उसमें अपना पैसा लगा देंगे उनको सर्टन ये कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। जैसे नेशनल रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड्स भी एक स्पेसिफाइड एसेट है सर्टन पीरियड के बीच में, 1979 से 83 के पीरियड के बीच में, और उसके बाद कुछ सर्टन पीरियड के बीच में और भी इसी तरह के एसेट्स लिस्टेड हैं कि जो भी एसेट्स हैं वो ये सब एसेट्स की लिस्ट है स्पेसिफाइड एसेट जो कि जिसमें कि पैसा लगाने पे वो कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद कॉस्ट वगैरह कैसे निकाली जाएगी, नेट कंसिडरेशन क्या है उसको डिफाइन किया है कि नेट कंसिडरेशन जो बात थी उसको समझ लिया जाए कि नेट कंसिडरेशन मींस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन which was received or accruing as a result of transfer of the capital gain asset, और उसमें से हमको रिड्यूस करना है जो भी एक्सपेंडिचर which was incurred wholly and exclusively in connection with that transfer. So that is as expected the net consideration, and that is the net consideration. और एंड उसके बाद कुछ प्रावधान ऐसे थे कि एसएससी को रिटर्न भरने से पहले वो पैसा डिपॉजिट करना है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में, और वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके फाइल करना, उस तरह के प्रोविजंस हैं जो कि क्योंकि ये प्रावधान अब चूंकि 92 के बाद अब फोर्स में नहीं है, तो वी नीड नॉट बॉदर वेरी लॉन्ग ऑन दिस। ओके, सो हमने इसका मेन बात समझने वाली बस यही है इसमें कि जो भी किसी को कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉन्ग टर्म एसेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको अगर व्यक्ति नेट कंसिडरेशन को अगर स्पेसिफाइड एसेट में डिपॉजिट कर देता है जिसमें सरकार एनकरेज करती है स्पेसिफाइड एसेट में उस टाइम एनकरेज करती थी, तो उसको कैपिटल गेन का उसमें बेनिफिट मिलता था। ये 1992 फर्स्ट अप्रैल के बाद अब नहीं है। 54E के बाद अब आते हैं हम लोग कैपिटल 54EA। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रावधान भी 1 अप्रैल 2000 के बाद खत्म किया गया है। सो इसको भी हम थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। So 54EA is about capital gain on transfer of long-term capital assets not to be charged in case of investment in specified securities. तो वहाँ पे
इसके पहले था स्पेसिफाइड एसेट्स और यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया गया है और प्रावधान बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसे कि इसके पहले का प्रावधान था। तो जहां पर भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज हो रहा है 1 अप्रैल 2000 के पहले, जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया गया है वो उसको ओरिजिनल एसेट कहेंगे और एसएससी ने 6 महीने के भीतर उस ट्रांसफर की डेट से उसने इन्वेस्ट कर दिया है नेट कंसिडरेशन को या उसके पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन को कोई भी ऐसे बॉन्ड्स डिवेंचर्स में या शेयर्स में पब्लिक कंपनी के या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई किए गए हों नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में, जिनको हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कहेंगे। तो उस केस में ये सब बेनिफिट्स उसी तरह से दिए जा रहे हैं जिस प्रकार से इसके पहले वाले सेक्शन में दिए गए हैं और बाकी सेक्शन बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसे कि इसके पहले वाला सेक्शन है। And this provision has ended on first day of April 2000. Now we come to 54 EB. 54 EB is once again capital gain on transfer of long-term capital assets not to be charged in certain cases. 1 अप्रैल 2000 को ये भी खत्म कर दिया गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है कोई भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से तो एसएससी ने अगर 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है होल और एनी पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन, या तो पूरे कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर दिया या उसके पार्ट को इन्वेस्ट कर दिया है इन एनी ऑफ द एसेट्स, मतलब यहाँ कंसिडरेशन की बात नहीं हो रही, कैपिटल गेन की बात हो रही है किसी भी एसेट्स में जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया हो इस प्रावधान के लिए। और बाकी प्रावधान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इसके पहले थे, तो वी नीड नॉट वरी मच अबाउट देम और बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड देम। और जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है, cost in relation to the long-term specified asset means the amount invested in such specified asset out of the capital gain which was received or accruing as a result of the transfer of the original asset. Word जो cost है उसको explain किया जा रहा है और बाकी प्रावधान जो है उससे मिलता जुलता है जो अभी तक इसके पहले हमने देखे थे। So once again there are some specified assets जिसमें एसएससी अगर इन्वेस्ट करता था तो उसको बेनिफिट मिलता। This provision has already been withdrawn for 1st April 2000। 54 EB के बाद आते हैं 54 EC, capital gain not to be charged on investment in certain bonds। जब कैपिटल गेन अराइज करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जो कि लैंड या बिल्डिंग है या दोनों है, तो जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया गया है जिसको हम ओरिजिनल एसेट कहेंगे और एसएससी ने 6 महीने के अंतर्गत आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर इन्वेस्ट कर दिया है या तो पूरे कैपिटल गेन को या उसके पार्ट को लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया है, तो कैपिटल गेन को ऐसे डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि अगर जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है जिसमें एसएससी ने इन्वेस्ट किया है उसकी कॉस्ट कैपिटल गेन्स के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया गया है और इस केस में कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा ओरिजिनल एसेट के सेल पर। और अगर जो कॉस्ट है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट की वो कम है कैपिटल गेन से, तो इसका मतलब कि कुछ पार्ट रह गया कैपिटल गेन का जो कि स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में यानी न्यू एसेट में इन्वेस्ट नहीं हो पाया, तो उस केस में वही हमको प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, यानी कि x अपॉन टोटल कैपिटल गेन is equal to cost of acquisition of the long term specified asset upon the entire capital gain। So as the cost of the acquisition of the long term specified asset bears to the whole of the capital gain, और इसके पहले x अपॉन भी
होल ऑफ द कैपिटल गेन है। तो बेसिकली अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से इसका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा कि सो मच ऑफ द कैपिटल गेन as bears to the whole of the capital gain, the same proportion as the cost of acquisition of a long-term capital asset, long-term specified asset bears to the whole of the capital gain. So whole of the capital gain दोनों जगह आ रहा है, so that means x is equal to the cost of the acquisition of the long-term specified asset. के बाद बशर्ते ये कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट डे अप्रैल 2007 से पहले in the long-term specified asset by an assessee during the any financial year does not exceed 50 lakh rupees. 1 अप्रैल 2007 से ये कर दिया गया कि ये जो एग्जाम्पशन है ये 50 लाख के इन्वेस्टमेंट तक सीमित कर दिया गया, जिससे कि जो भी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है जो खरीदा जा रहा है उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर ना हो। तभी ये 1 अप्रैल 2007 के बाद ये प्रावधान लगता है। Now, provided further that the investment which was made by an assessee in the long-term specified asset from capital gain arising from the transfer of one or more original assets during the financial year in which the original asset or assets are transferred and in the subsequent financial year does not exceed 50 lakh rupees. और ये भी शर्त रखी गई कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है एसएससी के द्वारा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में और कैपिटल गेन्स में से जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एसएससी के द्वारा, जो कि जो पहला प्रोवाइजो था वो ये था, वो कहता था कि केवल उस एक प्रीवियस ईयर के लिए था, उसको आगे वाले प्रीवियस ईयर्स के लिए भी कर दिया गया कि आगे वाले प्रीवियस ईयर्स के भी 50 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है उसमें कहा जा रहा है कि जहां पर वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या कन्वर्ट कर दिए जाते हैं मनी में एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी उनको 3 साल के अंतर्गत अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है डेट ऑफ एक्विजिशन से, तो जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो अराइज कर रहा था फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट जो ट्रांसफर किया था उसमें जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ था जिसको चार्ज नहीं किया गया था फॉर सेक्शन 45 में, इसलिए चार्ज नहीं किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सच लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड एसेट, क्योंकि वो अमाउंट जो था लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में उसकी कॉस्ट में इन्वेस्ट हो गया था, जैसा कि क्लॉज ए में ऊपर प्रोवाइडेड है या क्लॉज बी में प्रोवाइडेड है। तो वो जो राशि है जो कि पहले टैक्स नहीं हुई थी, इट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन्स, उसको इनकम अंडर द कैपिटल गेन्स मान लिया जाएगा रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। जिस साल में वो ट्रांसफर या कन्वर्ट होता है उसी साल में तो टैक्स कर लिया जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट 3 साल के पीरियड में कभी भी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन वो ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसको मनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और बशर्ते ये कि अगर ऐसा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है जिसका कि रेफरेंस एक्सप्लेनेशन के बीए ये सब क्लॉज 2 में है, जो एक्सप्लेनेशन अगर कर रहा है आफ्टर सबसेक्शन 3, तो ये जो सबसेक्शन है उसका इफेक्ट ऐसे होगा जैसे कि 3 साल की जगह 5 साल वर्ड यूज कर लिए गए, यानी कि अगर 5 साल में भी वो बेच दिया जाता है वो एसेट, क्योंकि सबसेक्शन 3 के बाद जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, यानी 3 के बाद जो एक्सप्लेनेशन BA2 है, तो इसमें जाके देखना पड़ेगा 3 के बाद जो एक्सप्लेनेशन है, 3 के बाद ये एक्सप्लेनेशन है और उसका B है BA2 है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो वो जो बॉन्ड्स हैं जो रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इशू करता है, तो उस केस की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इनके जो बॉन्ड्स हैं, अगर वो जो नया एसेट था तो वो अगर वो बॉन्ड्स अगर 5 साल में भी बेचे जाते हैं तो भी वो जो कैपिटल गेन नहीं चार्ज हुआ था वो चार्ज कर लिया जाएगा।
और इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कह रहा है कि इन ए केस वेयर द ओरिजिनल एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड द असेसी इन्वेस्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन रिसीव्ड as a result of transfer of the original asset in any long-term specified asset, and such assessee takes any loan or advance on the security of such specified asset. अब असेसी ने जो ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर किया तो उससे जो उसको कैपिटल गेन मिला, उस कैपिटल गेन को असेसी ने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया था। और अगर ये एसएससी उस लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर कोई लोन ले लेता है या कोई एडवांस ले लेता है उसकी सिक्योरिटी पे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कन्वर्ट कर दिया है उस स्पेसिफाइड एसेट को मनी में ऑन द डेट ऑन विच लोन और एडवांस इज टेकन। यानी कि अगर वो उस लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट पे कोई लोन भी ले लेता है या कोई एडवांस ले लेता है उसकी सिक्योरिटी पर, तो तब भी ये मान लिया जाएगा कि उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो भी कैपिटल गेन उसको चार्ज नहीं हुआ था वो उसको चार्ज कर लिया जाएगा अब जब वो उसको कन्वर्ट करता है, या उसको जब माना जा रहा है कि उसने कन्वर्ट कर दिया। और वेयर द कॉस्ट ऑफ द इसके 3 में आ रहा है कि वेयर द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ए बी ऑफ सबसेक्शन 1। सो जहां पर कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को जो सबसेक्शन 1 के ए बी में जहां पर उसको अकाउंट फॉर किया गया है, तो a deduction from the amount of income tax with reference to such cost shall not be allowed under section 88। तो फिर उस केस में उस इन्वेस्टमेंट पे सेक्शन 88 का बेनिफिट नहीं मिलेगा 1 अप्रैल 2006 से पहले, और एक उससे पहले इसलिए क्योंकि उसके बाद ये 88 का प्रावधान बदल गया है। और एक डिडक्शन फ्रॉम द इनकम विद रेफरेंस उसके बाद सेक्शन 80C आ गया था, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2006 के बाद 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी डबल बेनिफिट ना मिले। अगर इस प्रावधान के अंतर्गत बेनिफिट मिल रहा है तो 88 या 80C में उस इन्वेस्टमेंट पर फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इसलिए बेनिफिट मिलता है कि 88 या 80C में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी राशि इन्वेस्ट की जाती है वो टोटल इनकम से घटाने का प्रावधान है, जो कि सेक्शन 88 और 80C में था और 88 में था और 80C में है। और इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को इस सेक्शन के तहत जो बेनिफिट दे दिया गया है, तो उसको वो सेम बेनिफिट जो है उसी इन्वेस्टमेंट पर बेनिफिट 80C में फिर नहीं मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन में कॉस्ट वर्ड को डिफाइन किया गया है कि कॉस्ट इन रिलेशन टू एनी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मींस जो भी राशि इन्वेस्ट की गई थी उस स्पेसिफाइड एसेट में कैपिटल गेन में से, यानी टू द एक्सटेंट की कैपिटल गेन था उसमें से जो राशि इन्वेस्ट की गई या क्रू हुई एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट, क्योंकि ओरिजिनल एसेट का ट्रांसफर हुआ, वो राशि जितनी की इन्वेस्ट की गई स्पेसिफाइड एसेट में उसको कॉस्ट कहा जा रहा है। और उसके बाद उसका पार्ट बी है, और पार्ट बी में कहा जा रहा है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को डिफाइन किया जा रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट for making investment under this section during the period commencing from 1st April 2006 and ending to 31st day of March 2007 means any bond। पहले तो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को डिफाइन किया गया 1st अप्रैल 2006 से लेके 31st डे मार्च 2007 के बीच में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि 2006-7 फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए किया गया डिफाइन कि वो कोई भी ऐसा बॉन्ड या हो सकता है जो कि 3 साल में रिडीमेबल हो और जिसको इशू किया गया हो 1st डे अप्रैल 2006 के बाद, लेकिन 31 मार्च 2007 से पहले। तो उसके बाद बॉन्ड्स की लिस्ट दे दी गई है और उसको नोटिफाई भी किया गया हो, और लेकिन 1 अप्रैल 2007 के बाद की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट BA में डिफाइन किया जा रहा है कि 2007 से लेके 1 अप्रैल 2018 के बीच में, यानी ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2018 पे ये जो प्रावधान है इसको खत्म कर दिया गया है। तो दैट मीन्स कि 2007 से लेकर 2018 के बीच में जो भी ईयर्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर्स 7-8 ऑनवर्ड्स, और
17-18 फाइनेंशियल ईयर तक जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है उसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी बॉन्ड या कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कि 3 साल बाद रिडीमेबल हो और जिसको इशू किया गया हो 1 अप्रैल 2007 और 1 अप्रैल 2018 के बीच में, और अगर 2008 18 अप्रैल 1 के बाद की बात है जहाँ तक, तो उसके लिए भी डिफाइन किया गया कि जो 3 साल के टाइम था तो 5 साल कर दिया गया है। कहने का मतलब ये कि अभी भी ये प्रावधान चल रहा है, लेकिन ये जो समय है, जो बॉन्ड का जो समय है रिडीम होने का, वो पहले जो कि 3 साल था, अब वो और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए कर दिया गया है। यानी कि जो भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो देश के तरक्की के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए ये बॉन्ड्स होते हैं, जो कि जैसे खासतौर पे जैसे आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे सिक्योरिटी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है, उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, सब पब्लिक कंपनियां हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही हैं, और या और कोई बॉन्ड जिसको सरकार नोटिफाई कर दे, तो ये जो खासतौर पे NHAI के जो बॉन्ड्स हैं या REC के जो बॉन्ड्स हैं, जो 5 साल की अवधि के बॉन्ड्स हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति उसको इन्वेस्ट कर देता है तो वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट माना जाएगा। एसएससी ने अपने गेन को, अपने अपने कैपिटल गेन को उसने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका था। तो पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, दूसरा वो इन्वेस्ट होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में। ये जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है, इनको अब के लिए अगर डिफाइन करके देखा जाए तो 1 अप्रैल 18 के बाद 5 साल की अवधि के NHAI के और REC के बॉन्ड्स हैं। तो जो भी व्यक्ति इन दोनों कंपनियों के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, जो भी निर्धारित बॉन्ड्स हैं या जो स्पेसिफाइड एसेट्स हैं जिनको कि नोटिफिकेशन के तहत नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है इस सेक्शन के पर्पस से, तो उससे वो कैपिटल गेन का ये बेनिफिट इस प्रकार से सेक्शन 54 EC में मिलेगा। दिस इज वेरी मच वर्किंग सेक्शन एंड इज स्टिल इन ऑपरेशन। और 54 EC के बाद आते हैं सेक्शन 54 ED, और ये जैसे प्रावधान आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2006 पर इसको खत्म किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो कैपिटल गेन ऐसा है जो कि जब कोई लिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है तो उन लिस्टेड सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज होता है, या कोई ऐसे यूनिट्स भी हो सकते हैं कई कंपनीज के, या यूनिट्स विच आर जिनको कि चार्ज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान यहाँ पे है कि यदि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जो कि 1 अप्रैल 2006 से पहले हुआ है, अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं जिनके ट्रांसफर से हुआ है, या यूनिट्स हैं जो कि जिसको हम ओरिजिनल एसेट बोलेंगे, और एसएससी ने 6 महीने के भीतर उस ट्रांसफर की डेट के 6 महीने के भीतर इन्वेस्ट कर दिया है पूरे कैपिटल गेन को या पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन को, कि इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करने में इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि एलिजिबल इशू का पार्ट है, ऐसा इशू जो कि इस सेक्शन के पर्पज से एलिजिबल है। और वो एलिजिबल इशू का मतलब है ऐसे इक्विटी शेयर जो कि इसके बाद जिनको हम स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स में, उसने एसएससी ने अपने जो कैपिटल गेन आ रहा था फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, उसने दूसरी स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स में उसको इन्वेस्ट कर दिया, और उसके अनुसार वो बेनिफिट्स जैसे पिछले प्रावधान हैं उनमें जैसे दिए गए थे वैसे ही प्रावधान यहाँ पर भी हैं कि उसी प्रकार से बेनिफिट दिए जाएंगे, लेकिन ये प्रावधान 1 अप्रैल 2006 से विड्रॉ कर लिया गया है। 54 ED के बाद आते हैं 54 EE, और 54 EE में कहा जा रहा है कि इट्स यहाँ पर कैपिटल गेन है जो नहीं चार्ज होगा अगर कुछ स्पेसिफाइड फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट एसएससी करता है। तो जहाँ पर भी कैपिटल गेन अराइज हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, इसको ओरिजिनल एसेट कहेंगे, और एसएससी ने किसी भी समय 6 महीने के भीतर उस ट्रांसफर की डेट से या उसके बाद इन्वेस्ट कर दिया है पूरे को या फिर पार्ट को कैपिटल गेन्स के,
और इसको इन्वेस्ट कर दिया इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। तो जो कैपिटल गेन है उसको इस प्रकार से डील किया जाएगा और वो प्रावधान उसी प्रकार से हैं जैसे कि इसके पहले थे। और इसमें बस ये देखना है कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट क्या है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2016 के बाद किया जा रहा है तो जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है वो उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50 लाख की एक कैप लगा दी गई है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाँ, वही 50 लाख की वैल्यू फिर से की बात की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय एसएससी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में जो भी कैपिटल गेन आ रहा है उसको अगर करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ओरिजिनल एसेट आर ट्रांसफर्ड, और उसके बाद वाले किसी भी साल में अगर करता है तो 50 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द एसएससी के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है एट एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर 3 साल में एसएससी उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर देगा तो वो अपने कैपिटल गेन से उसी प्रकार से वंचित रह जाएगा जैसे, और उसको टैक्स कर लिया जाएगा उस साल में जिस साल में वो ऐसा करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। और इसमें हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को किस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट यूनिट है, यूनिट्स हैं जो कि 1 अप्रैल 2019 से पहले इशू किए गए हैं और ऐसे फंड के यूनिट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए गए हों, यानी कि 1 अप्रैल 2019 के बाद अब ये प्रावधान भी अब खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे जो एक्सेस डिडक्शंस के प्रावधान थे वो एक्ट से भी कई जगह पर खत्म किए गए हैं और इसे एक्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो 54 ई हमारा खत्म हो गया। तो आते हैं 54 एफ पर, और 54 एफ को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जो हमारा कल मॉर्निंग में होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10:15। with that we come to the end of this particular session, and therefore we are stopping the recording of this particular session, and